नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा संस्कृत के महान आचार्य मम्मट के जीवन परिचय के बारे में। यहाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मम्मट, जी हाँ दोस्तों, आचार्य मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक समझे जाते हैं। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाशन के कारण प्रसिद्ध हुए। कश्मीर पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार वे नैषधीन चरित्र के रचयिता श्री हर्ष के मामा थे। उन दिनों कश्मीर विद्या और साहित्य के जबरदस्त केंद्र था। सभी प्रमुख आचार्य की शिक्षा एवं विकास इसी स्थान पर हुई। वे कश्मीरी थे, ऐसा उनके नाम से पता चलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उनके विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। वे राजा भोज के उत्तरवर्ती माने जाते हैं। इस हिसाब से उनका काल 10वीं शताब्दी का लगभग उत्तरार्ध है, ऐसा विवरण भी मिलता है। उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई थी। जन्म इनका जो है 11वीं शताब्दी कश्मीर में मानते हैं। इन्हें जो है मम्मटाचार्य के नाम से जानते हैं। आचार्य की पदवी में थे। किन वजह से ये प्रसिद्ध हुए वो भी बता देता हूँ। संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती होती थी इनकी। माता पिता जयाता पिता, संबंध कयाता भ्राता। जीवन परिचय बता देता हूं संक्षिप्त में। आचार्य मम्मट कश्मीर के एक पंडित परिवार में पैदा हुए थे। वे जयाता के पुत्र थे, जिन्होंने ब्राह्मण कश्मीरों के साथ व्याकरणिक ग्रंथ का संयुक्त लेखन किया था। और कायाता के भाई थे। युवाता वेदों पर भाष्य करने वाले पंडित थे। बाद में उनके इस काम को इन्हीं के द्वारा अधिग्रहण किया गया। सयाना और माधव ने इसे आगे बढ़ाया। आचार्य मम्मट ने अध्ययन के उपदेश के लिए बनारस की यात्रा की। आचार्य मम्मट के समय कश्मीर में साहित्य का अत्यधिक प्रचार प्रसार होता था, जिससे बौद्ध साहित्य प्रेरित हुआ और फिर भारत के बाहर हिमालय में बौद्ध साहित्य के वर्तमान घर तिब्बत में इसका उत्थान हुआ और वो शीर्ष पर पहुंचा। इसके बाद ऐसा प्रतीक होता है कि भारत के साहित्य कश्मीर से मिथिला तक और फिर बंगाल तक फैले। वर्तमान में ये दक्षिण भारत में सिमट गया। आचार्य मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक समझे जाते थे। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाशन के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। कश्मीर पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार वे नैषधीन चरित्र के रचयिता श्री हर्षवर्धन के मामा थे। उन दिनों कश्मीर विद्या और साहित्य के केंद्र हुआ करता था। एक बार राजा भृतहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां काफी समय तक भटकने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश पति पत्नी जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें हिरण का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था। भृतहरि ने उस पर प्रहार करना चाहा। तभी पिंगला ने उन्हें रोकते हुए अनुरोध किया कि महाराज, ये मृग राज 700 रानियों का पति और पालन करता है, इसलिए आप उसका शिकार न करें। भृतहरि ने पत्नी की बात नहीं मानी और हिरण को मार डाला, जिससे वह मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भृतहरि से कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया।
अब जो मैं कहता हूं उसका पालन करो। मेरे मृत्यु के बाद मेरे सिंह श्रृंगी बाबा को, मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी त्वचा साधु संतों को, मेरे पैर भागने वाले चोरों को और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे दो। हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भृतहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरण का कलेवर घोड़े पर लाद कर वह मार्ग पर चल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भृतहरि ने इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूं कि इसके जीवित हो जाने के बाद तुम मेरे शिष्य बनोगे। राजा ने गोरखनाथ की बात मान ली। भृतहरि ने वैराग्य क्यों ग्रहण किया, ये बतलाने वाली अन्य किंवदंतियां भी हैं जो उन्हें राजा तथा विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भ्राता बतलाती है। उनके ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उन्हें ऐसे प्रियतमा से निराशा हुई थी जिसे ये बहुत प्रेम करते थे। नीति शतक के प्रारंभिक श्लोक में भी निराश प्रेमी की झलक मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रेम में धोखा खाने पर वैराग्य जीवन ग्रहण कर लिया था, जिसका विवरण इस प्रकार है। इस अनुश्रुति के अनुसार एक बार राजा भृतहरि के दरबार में एक साधु आया तथा राजा के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उन्हें एक अमर फल प्रदान किया। इस फल को खाकर राजा या कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। राजा ने इस फल को अपनी प्रिय रानी पिंगला को खाने के लिए दे दिया, किंतु रानी ने उसे स्वयं न खाकर अपने प्रिय सेना नायक को दे दिया, जिसका संबंध राज नर्तकी से था। उसने भी वो फल स्वयं न खाकर उसने राज नर्तकी को दे दिया। इस प्रकार ये अमर फल राज नर्तकी के पास पहुंच गया। फल को पाकर उस राज नर्तकी ने इसे राजा को देने का विचार किया। वह राज दरबार में पहुंची, तब राजा को फल अर्पित किया। रानी पिंगला को दिया हुआ फल राज नर्तकी के पास राजा आश्चर्यचकित हो गए तथा इन्हें उससे पूरी कथा पूछी। राज नर्तकी ने संक्षेप में राजा को सब कुछ बता दिया। इस घटना का राजा के ऊपर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि संसार की नश्वरता को जानकर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया और अपने छोटे भाई विक्रम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर वन में तपस्या करने चले गए। इन तीनों ही शतक उत्कृष्टतम संस्कृत काव्य है। इनमें अनेक पद्य व्यक्तिगत अनुभूति से अनुप्रमाणित है तथा उनमें आत्मदर्शन का तत्व पूर्ण रूपेण परिलक्षित होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए।